नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 की कंप्लीट तैयारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से करवाई जा रही है और उसी क्रम में ये प्रैक्टिस सेट 13 है, प्रैक्टिस सेट 13 है, क्लास 13 है। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। और आज के सेशन के पहले प्रश्न को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और दूसरी आवश्यक सूचना है कि आपको सारे वीडियोज पीईटी 2022 प्रैक्टिस सेट की क्लासेस की आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करके आप प्लेलिस्ट में जाकर के जितने भी पहले की वीडियोज पड़ी है, अगर आपने ना देखा हो तो उन्हें भी देख लीजिएगा। और आगे की वीडियोज पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी वीडियो अपलोड की। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? यानी सबसे पहले कौन आए, उसके बाद फिर उसके बाद ये होता है कालानुक्रम। तो टॉमस रो, फायान, वेन सांग। और आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करेंगे पाषाण काल से देखते हैं तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, सैंधव सभ्यता, फिर उसके बाद वैदिक काल, महाजनपद काल, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, उसके पश्चात नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, फिर उसी में देखेंगे मौर्य के बाद गुप्त वंश आया था, माफ़ी चाहूँगा छूट गया। और इसी में आप देखेंगे कि गुप्त काल के बाद मध्य भारत में एक वर्धन वंश भी चला था जिसमें हर्षवर्धन एक प्रमुख शासक हुए थे। इसी प्रकार से गुर्जर है, प्रतिहार है, पाल वंश है, कई वंश हुए थे। तो मध्य भारत, दक्षिण भारत आदि को बांट करके वंश को देखा जाता है। कुछ वंश समकालीन आपको मिलेंगे उसमें, तो थोड़ा सा आपको ये अगर आइडिया रहेगा कि किस वंश के बाद कौन सा वंश आया था, भले ही आपको एग्जैक्ट तिथि याद ना हो तो भी आप इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाना है। तो फायान जो है गुप्त वंश में या गुप्त काल में आया था। वेन सांग वर्धन वंश में आए थे और वेन सांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आए थे। टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया था। तो आप सभी जानते हैं कि 606 से लेकर के 660 के आसपास तक हमें लग रहा है कि हर्षवर्धन का शासनकाल था। गुप्त काल जो है आपका 200-300 एडी की बात है, 400 से पहले की एडी की बात है। तो क्लियर सी बात है कि फायान सबसे पहले आया होगा, उसके बाद वेन सांग आया होगा और सबसे लास्ट में टॉमस रो आए होंगे। टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आए थे। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है जहां पर पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और वहीं से जो है तुर्की शासन की शुरुआत भारत में होती है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जहां पर बाबर की जीत होती है और वहीं से जो है मुस्लिम साम्राज्य की या मुगल शासनकाल की शुरुआत होती है। और उसी क्रम में आप देखेंगे बाबर, हुमायूं, उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, जहांगीर, इस प्रकार के जो है क्रम चलते रहते हैं। जहांगीर, शाहजहां, फिर उसके बाद औरंगजेब, फिर उसके बाद 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल होता है। उसके बाद फिर क्रम से कई बहादुर शाह द्वितीय, उसमें इस प्रकार से आगे वो क्रम चलते रहते हैं। तो इस तरह से पूरा जो कालानुक्रम है आपको बांट करके एक बार थोड़ा सा उसको देख लेना है अच्छे से, ताकि वहाँ से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा सेकेंड, उसके बाद हो जाएगा थर्ड और उसके बाद हो जाएगा फर्स्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे सी वाला राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 2, प्लासी के युद्ध में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला के सेनापति थे मीर जाफर। ये जो है अंग्रेजों से मिल गए थे, गद्दारी कर दिए थे सिराजुद्दौला के साथ में, जिस वजह से इनकी सेना में भगदड़ मच गया था और इनकी बिना युद्ध लड़े ही प्लासी के युद्ध में इनकी हार हो गई थी और क्लाइव की जीत हो गई थी। और 1757 से लेकर के 1760 तक बंगाल का प्रथम गवर्नर बनता है क्लाइव। ध्यान दीजिएगा, बंगाल का गवर्नर प्रथम था। अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो वारेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम वायसराय पूछा जाएगा तो लॉर्ड कनिंग। भारत का अंतिम वायसराय पूछा जाएगा तो माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछे जाएंगे तो सी राजगोपालाचारी, भारतीय गवर्नर जनरल। और वैसे तो 1947 से लेकर के 1948 तक
माउंटबेटन ही गवर्नर जनरल बनाए गए थे, क्योंकि 1950 में 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्णतः लागू किया गया था पूरे देश में, और उसी दिन जो है प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चुने जाते हैं। तो उसके पहले तक गवर्नर जनरल का ही पद चलता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है क्रम। तो प्लासी के युद्ध में 1757 में सिराजुद्दौला की अंग्रेज़ों से हार होती है। और प्लासी का युद्ध होता क्यों है आप सभी को पता है? एक घटना होती है ब्लैक होल की, जिसमें एक कमरे में कई अंग्रेज़ों को जो है बंद करवा दिया जाता है, जो बंगाल का उस समय नवाब था उसके द्वारा। और उसमें देखेंगे कुछ 2-3 लोगों को छोड़ करके सब लोग उसमें जो है दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। उसी में से एक लोग जो है बच जाते हैं, वो जा करके क्लाइव को सारी बातें बताते हैं वहाँ पर। फिर अंग्रेज़ों के द्वारा जो है क्लाइव को भेजा जाता है कि आप जा करके वहाँ पर युद्ध लड़िए। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर। आप सभी जानते होंगे इसका आंसर। वेलेजली जो है सहायक संधि इनकी चलाई गई थी, इसको आपको याद रखना है। सहायक संधि से संबंधित कौन है? वेलेजली। क्वेश्चन नंबर 3 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी, और इन्हीं के दरबार में अमर सिंह हो गए और कई लोग इन्हीं के दरबार में सुशोभित थे। अमर सिंह की एक रचना का नाम है अमरकोश, जो कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो थोड़ा सा इसीलिए हमने यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसके बाद, मौर्यकालीन विवरण भारत की विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मेगास्थनीज, इन्होंने इंडिका लिखी है और इस इंडिका से मौर्यकालीन समाज के विवरण का उल्लेख मिलता है। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था प्रथम बार? 1919 में मार्ले मिंटो सुधार आता है, जिसकी समीक्षा के लिए 10 वर्ष के बाद समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया जाता है 1927 में ब्रिटेन में। लेकिन भारत में कब आया था? भारत में ये आया था 1928 ईस्वी में। गठन हुआ है 1927 में, लेकिन भारत में सबसे पहली बार बम्बई में आया था साइमन कमीशन, और इसमें कुल 7 सदस्य थे और सभी 7 सदस्य श्वेत थे। इसी वजह से इसका विरोध किया गया, जगह जगह पूरे भारत में विरोध किया गया। और लाला लाजपत राय जी की जो है इसी के विरोध में लाठीचार्ज के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो 6 का यहाँ पर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इसके बाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन हुआ था, और इसी अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया, और उसके बाद जो है हर वर्ष मनाया गया, 31 में 32 में 33 में हर वर्ष मनाया गया। फिर जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, तो फिर स्वतंत्रता दिवस 1947 को मनाए जाने की शुरुआत हो गई, और 26 जनवरी को ऐतिहासिक दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए संविधान को पूर्णतः इसी दिन लागू किया गया था। संविधान तो बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उसको पूरी तरह से, कुछ अंशों को तो उसी दिन लागू कर दिया गया, लेकिन पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी 26 जनवरी को ऐतिहासिक बनाने के लिए, और आज हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो लाहौर अधिवेशन आपको याद रखना है। एक यहाँ पर फैक्ट आप और देख लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी, मैं यहाँ पे शार्ट में नाम लिख रहा हूँ केवल, नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, आप पूरा नाम यहाँ पर जानते रहिए। ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक 3 बार अध्यक्ष बनाए गए थे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये सबसे युवा और सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट 1917 में, लेकिन अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू 1925 में, ये 1917 में, और ये नायडू जी 1925 में। और सरोजनी नायडू जो है भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनने वाली है, बनी थी, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल इनको बनाया गया था, और भारत में किसी भी राज्य की सबसे पहली महिला राज्यपाल बनाई गई थी।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हमारी कोशिश है कि जो भी रिलेटेड फैक्ट है वो भी आपको बता दिए जाए, ताकि आप प्रैक्टिस करें तो आपकी कंप्लीट तैयारी होनी चाहिए। कहीं से भी प्रश्न पूछे आपसे उससे रिलेटेड, तो वो प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए और एक अच्छा स्कोर आपका आना चाहिए। यहाँ पर आपको मिलान करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, इसके बाद है गदर पार्टी लाला हरदयाल, इसके बाद है मित्र मेला बीडी सावरकर, और इसी मित्र मेला का नाम आगे बदल करके अभिनव भारत ये रख देते हैं, वीडी सावरकर जी। अभिनव भारत, इसको भी आप याद रखिएगा, अभिनव भारत भी इन्हीं की संस्था है और इसी मित्र मेला का ही परिवर्तित नाम है अभिनव भारत। थोड़ा सा राइटिंग हमारी, अभिनव भारत मित्र मेला। और होम रूल लीग 1916 में चलाया गया था। 2 होम रूल लीग चलाए गए थे, एक चलाया गया था एनी बेसेंट जी के द्वारा और एक चलाया गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। तिलक जी ने जो होम रूल आंदोलन चलाया था वो चलाया था बम्बई प्रेसिडेंसी और उसके आसपास का क्षेत्र, और एनी बेसेंट जी ने मद्रास प्रेसिडेंसी से होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। इतना आप सभी को याद रहेगा, ठीक है। इसी होम रूल आंदोलन के दौरान कुछ पत्रिकाएं भी चलाई गई थी इन लोगों के द्वारा, जैसे एनी बेसेंट जी की पत्रिका का नाम क्या है, कॉमनवेल। ये सभी आपको याद रखना है, कॉमनवेल। और तिलक जी की कौन सी पत्रिका थी होम रूल आंदोलन के समय, केसरी और मराठा। तो यहाँ पर राइट अगर आंसर देखेंगे आप तो बी वाला हो जाएगा। ए का 2 है, बी का 1, सी का 3, डी का 4, ठीक है। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के फैक्ट भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इसके बाद, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में की गई थी और 1920 में इसी खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया और 1920 में गांधी जी ने सबका समर्थन मांगा। हालांकि जो खिलाफत आंदोलन था ये पूर्णतः मुस्लिम समाज के द्वारा चलाया गया था। तो 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाती है जो कि 1922 तक चलता है और 1922 में समाप्त किस वजह से हुआ था, चौरी चौरा जनाक्रोश। उसका चौरी चौरा कांड अब उसका नाम बदल करके चौरी चौरा जनाक्रोश कर दिया गया है। इसी तरह से काकोरी जो कांड हुआ था उसका नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। तो जो नाम परिवर्तित किए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उन्हें भी आपको याद रखना है। तो 1920 से लेकर के 1922 तक चला था असहयोग आंदोलन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो यहाँ पर महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में ये कहा जाता है कि पहले ये पूरी तरह से राष्ट्रवादी थे, लेकिन बाद में फिर जिस तरह से पाकिस्तान की मांग करने लग गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए इसके बाद, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस, अब इसका नाम क्या हो गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखिएगा, काकोरी ट्रेन एक्शन। ये घटना कब हुई थी, 1925 में हुई थी और अगस्त में हुई थी। किस डेट को हुई थी, आप वो डेट बता सकते हैं तो कमेंट करके बताइए। कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी यहाँ पर रखते हैं। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसी संगठन के द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन की जो घटना होती है उसको अंजाम दिया जाता है। सहारनपुर से ट्रेन आती है लखनऊ के लिए 1925 में। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना अगस्त में किस डेट को हुई थी, कमेंट करके बताइएगा आप सभी। नागार्जुन, और जिस क्वेश्चन का आपको आंसर पता हो उसका आंसर भी करते चलिए और लास्ट में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये भी आप बता सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लगे आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर तो आप कर दीजिएगा सभी लोग। साथ ही साथ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। ये आपको डेली मिलेंगे प्रैक्टिस सेट और कोशिश हमारी ये है कि आपको एक दिन में कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराए जाएँ। बाकी के प्रैक्टिस सेट आप प्लेलिस्ट में जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है और कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है।
इसी तरह से गोदावरी नदी, इसका उद्गम कहाँ पर है? त्र्यंबकेश्वर नासिक में है। गंगा का आप सभी जानते हैं। कावेरी कर्नाटक में इसका उद्गम स्थल है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कुछ और बांध आप जानते रहिए, जैसे भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, रिहंद बांध रिहंद नदी पर है। कुछ जो नई परियोजनाएं होंगी उन्हें हम करंट अफेयर वाले सेशन में देख लेंगे। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? 1953 में की गई थी सबसे पहली बार चढ़ाई। आप हमें कमेंट करके नाम बताएं कि सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली बार चढ़ने वाले कौन हैं? 2 लोग हैं, दोनों लोगों का नाम बताइए आप। राजस्थान के भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है? दल्ली राजहरा। 14 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पर आपको मिलान करना है और आपको बताना है राइट आंसर। नहीं, यहाँ पर बताना है आपको कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जोजिला और बुर्जिल ये दोनों आपके जम्मू कश्मीर में नहीं है। एक आपका जम्मू कश्मीर में, एक आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है। बाड़ालाचा और शिपकिला ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, थांगाला, नीति और लिपुलेख ये आपके उत्तराखंड में है। नाथुला और जिलेपला ये आपका सिक्किम में है। तो ये वाला सही है, बाकी ये जो तीनों है ये सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 पूछा आपसे है ना कि कौन सा जोड़ सही नहीं है, तो ये तीनों जोड़ सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? निजी निवेश की बात की जा रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का नाम बताइए। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पहले एनएसओ और एनएसएसओ 2 ये संस्थाएं थी, दोनों को मिला करके सीएसओ एक संस्था बना दिया गया है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और इसी के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। नीति आयोग के बारे में आप सभी जानते हैं, 1 जनवरी 2015 से इसकी शुरुआत हुई। योजना आयोग के स्थान पर इसको लाया गया था। आरबीआई के बारे में आप सभी जानते हैं, वित्त मंत्रालय जो आर्थिक समीक्षा हो गया या फिर बजट हो गया, केंद्रीय बजट, ये सभी पेश करना इनका काम है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक है, जहाँ पर सेवाएं दी जाती हैं, जैसे बैंकिंग, हॉस्पिटल, इंश्योरेंस, सॉफ्टवेयर, ये सभी आपके सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। परिवहन हो गया आपका। प्राथमिक क्षेत्र में वे क्षेत्र आते हैं जहाँ से हमें कच्चे संसाधन प्राप्त होते हैं, जैसे कृषि हो गया, खनन हो गया, ये सभी आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जहाँ पर उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग होता है। कोई भी उत्पादन हो, कपड़े का उत्पादन हो, कोई भी चीनी का उत्पादन हो, गन्ना उसमें क्या हो जाएगा? प्राथमिक हो जाएगा। चीनी द्वितीयक उत्पादक हो जाएगा, मतलब द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। सेवा क्षेत्र में ना तो कोई उत्पादन होता है, ना कोई यहाँ पर कच्चा संसाधन लगता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो आप सभी जानते होंगे इसका आंसर डॉक्टर वर्गीज कुरियन। एम.एस. स्वामीनाथन ये भारत में हरित क्रांति के जनक है। 1966-67 के आसपास भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है और उसके ये जनक हैं। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का जनक कहा जाता है, पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। 1957 में कमेटी बनाई जाती है बलवंत राय मेहता समिति, और 1959 में पंचायती राज की शुरुआत कर दी जाती है। पंचायती राज की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से की गई थी? आप सभी बताइए कमेंट करके। राजस्थान के नागौर जिले से। लेकिन संवैधानिक ढांचा इसको कब प्रदान किया गया था? 1992 में, 73वां संविधान संशोधन करके 243 अनुच्छेद में कई जो है सब अनुच्छेद जोड़े गए और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई पंचायती राज व्यवस्था के लिए।
11वीं अनुसूची और अनुच्छेद 243 में कई सब अनुच्छेद जोड़े गए। 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992 नगर प्रशासन से संबंधित है, और उसके लिए जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इसी 243 में ही आगे जो है जब पंचायती राज जहाँ तक है उसके फिर आगे जो है सब अनुच्छेद जोड़े गए, उसमें सब आर्टिकल उसमें ऐड किया गया नगर प्रशासन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ल्ड बैंक के परामर्श पर। वर्ल्ड बैंक ने तब ये बोला था कि भारत के पास ये था कि केवल 4 दिन भर के आयात करने भर के जो है उनके पास विदेशी मुद्रा थी। तो फिर वर्ल्ड बैंक ने ये कर करके सहायता देने के लिए बोला था कि आप अपने देश में ये जो चीज़ें हैं मतलब थोड़ा सा उदारीकरण इसकी आप शुरुआत करिए, प्राइवेटाइजेशन को आने दीजिए, विदेशी निवेश को आने दीजिए। तो लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, इसकी शुरुआत हुई थी। वित्त मंत्री उस समय थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री उस समय थे पीवी नरसिम्हा राव। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।